हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू लर्न पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीइंग के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वे आप कॉन्सेप्ट और पूरे रूल्स के साथ सीखेंगे। लेकिन आइए इससे पहले जान लेते हैं बी की कौन कौन सी फॉर्म है। बी के प्रेजेंट टेंस में फॉर्म होती है एच आर एम, है, हो की अंग्रेजी के लिए। पास्ट टेंस में जो है सेकंड फॉर्म होगी वॉज और वर। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म, इसमें हो गई बीन, इसका अर्थ होगा हुआ। प्रोग्रेसिव फॉर्म, इसमें बी की फर्स्ट फॉर्म जो है बी, इसमें आईएनजी जोड़ दिया जाता है तो बीइंग हो जाता है और इसका अर्थ हो गया हो रहा, हो रहे या हो रही। एक नेक्स्ट इसका जो अर्थ है वो होता है जेरेंड फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? जेरेंड फॉर्म में। जेरेंड फॉर्म में इसका जो अर्थ होता है वो होना और होकर के अर्थ में होता है इसका अर्थ, ये आपको ध्यान रखना है। जेरेंड किसी भी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगा दिया जाता है तो उसके हिंदी अनुवाद में लास्ट में ना वर्ड की आवाज़ आती है, जैसे प्लेइंग खेलना, सिंगिंग गाना, डांसिंग नृत्य करना, वॉकिंग चलना, तो ये इस टाइप से ना ने की आवाज़ आएगी। दूसरा होकर, जैसे बीइंग होकर, प्लेइंग खेल कर, डांसिंग नाच कर, तो ये इनके अर्थ आते हैं। लेकिन इनकी ये जो अर्थ है, इनकी जो व्याख्या हिंदी में है, इनके रूल अलग अलग हैं। तो लेकिन आइए स्टार्ट से शुरू करते हैं बीइंग के कौन कौन से नियम हैं। सबसे पहला बीइंग का जो नियम है वो कहीं में प्रयोग होता है बीइंग का जेरेंड फॉर्म में, और इसका बीइंग का अर्थ हो गया होना। यहाँ पे बीइंग के साथ कोई नाउन आ जाए या बीइंग के साथ कोई एडजेक्टिव आ जाए तब उसका क्या अनुवाद होगा और आप जो है कैसे उसे अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, या फिर अगर अंग्रेजी में है तो उसका कैसे हिंदी में अनुवाद करेंगे, आप ये जानिए। यहाँ दिया हुआ ईमानदार होना बुरा नहीं है, ईमानदार होना बुरा नहीं है। तो यहाँ पे होना जो वर्ड है इसकी अंग्रेजी सबसे पहले आ जाएगी बीइंग, फिर ईमानदार क्या आ जाएगी? ऑनेस्ट, बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदार होना या ईमानदार बनना। अब यहाँ पे ऑनेस्ट जो है ये क्या है? ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव जो दिया हुआ है ये यहाँ पे सिंगुलर केवल एडजेक्टिव दिया है, इसके साथ में कोई नाउन नहीं है, इसलिए हम जो है एडजेक्टिव से पूर्व में आर्टिकल नहीं लिखेंगे। ठीक है, इस एडजेक्टिव से पूर्व में कोई आर्टिकल नहीं लिखेंगे, ए लिखेंगे ना एन लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में है कि अंग्रेजी क्या आ जाएगी? इज़, नॉट, और फिर आ जाएगा बैड। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर हमें ऑनेस्ट से पहले आर्टिकल लगाना है तब वाक्य हमारा कैसा होगा? कॉन्सेप्ट समझिए आप अच्छे से। यहाँ कहा है ईमानदार व्यक्ति होना, तो इसके लिए ध्यान देखिए, ईमानदार एडजेक्टिव है, व्यक्ति हमारा नाउन है, फिर होना। अब यहाँ पे एडजेक्टिव और नाउन दोनों साथ आ गए, तब ऐसी कंडीशन में हम आर्टिकल ए एन का प्रयोग करेंगे या दैट। तो यहाँ पे क्या होगा? होना के लिए क्या होगा? बीइंग, फिर एन ऑनेस्ट मैन, बीइंग एन ऑनेस्ट मैन। एन क्यों आया? क्योंकि ऑनेस्ट में एच साइलेंट है, वोवेल की आवाज़ आ रही है। फिर इज़ नॉट बैड, ईमानदार व्यक्ति होना बुरा नहीं है, या ये भी कह सकते हैं आप ईमानदार व्यक्ति होना बुरा नहीं होता है। बनना के अर्थ में भी हो जाता है इसका, ये भी आपको ध्यान रखना है। बुरे व्यक्ति के साथ रहना अच्छा नहीं होता है। अब यहाँ रहना के अर्थ के लिए भी बीइंग का हम प्रयोग कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे बुरे व्यक्ति के साथ रहना, तो बीइंग होना या रहना, विद साथ अ बैड मैन, बुरे व्यक्ति के साथ होना या रहना, इज नॉट गुड, अच्छा नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। इस प्रकार आप ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट है धोखेबाज होना अच्छा नहीं है। अब बीइंग, यहाँ स्टार्टिंग में जेन फॉर्म बीइंग आ गया, फिर धोखेबाज अ चीटर, बीइंग अ चीटर, इज़ नॉट गुड, अच्छा नहीं है, धोखेबाज होना अच्छा नहीं है। इस प्रकार आप ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले बीइंग का यूज़ कहीं में किया हमने? जेरेंड फॉर्म में। और जेरेंड फॉर्म में कब करते हैं? जब वाक्य में जो है स्टार्टिंग में दिया हुआ है नाउन या कोई एडजेक्टिव, उसके साथ होना शब्द आया, जैसे ईमानदार होना, बहादुर होना, अच्छा व्यक्ति बनना, ठीक है ना, अच्छा व्यक्ति बनना। तो इस प्रकार ना ने की आवाज़ आ जाए, या बनना आ जाए, या होना आ जाए, या रहना आ जाए सब, तब हम जो है इसकी जेरेंड जो फॉर्म होती है बीइंग की वो स्टार्टिंग में लिखेंगे, और फिर जो भी नाउन या एडजेक्टिव है वो बीइंग के बाद लिखेंगे, और फिर इसके बाद में जो शेष वाक्य है वो आपको टेंस के अनुसार बनाना है, जिस भी टेंस में वो वाक्य है उसी के अनुसार आपको बनाना है। नेक्स्ट बीइंग का जो नेक्स्ट यूज़ है वो होता है कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस बनाने के लिए। कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस बनाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की ही पैसिव वॉइस बनाते हैं, लेकिन जो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है उनकी जब पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती। क्यों नहीं बनाई जाती? क्योंकि यहाँ पे जो बी दिया, जैसे यहाँ पे विल बी या शैल बी आता है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, विल बी और शैल बी। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल बी और शैल बी के बाद में फिर बीइंग नहीं आएगा दोबारा, BEING बीइंग, इसलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। ये भी आपको नोट रख लेना है। अब यहाँ पे प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस टेंस है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इनकी एक्टिव वॉइस में पहचान क्या है? सब्जेक्ट के साथ में इज़, आर, एम,
का प्रयोग होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। ये आपको नोट कर लेना। एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं हम। एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में एज आर एम आएगा, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। ये आपको नोट कर लेना है। एज आर एम के तुरंत बाद कभी भी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म नहीं आती है, ये भी आपको नोट कर लेना है। एज आर एम इनके साथ में हमेशा या तो मैन वर्ब की इंग फॉर्म आएगी, यानी मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी लगा होगा, या मुख्य जो क्रिया होगी उसकी थर्ड फॉर्म आएगी। ये आपको नोट रखना है। ऐसे ही पास्ट जो कंटिन्यूअस टेंस होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब वोज और वर का प्रयोग होता है, फिर बीइंग आ जाता है और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। ऐसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जब पैसिव वॉइस बनाएंगे इज आर एम का प्रयोग होता है सब्जेक्ट के अनुसार, फिर बीइंग का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और बाद में जो भी शेष वाक्य बचा हुआ है, जो भी स्ट्रक्चर के अनुसार है, वो रूल फॉलो करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पैसिव फॉर्म में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अगर वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो इज आर एम का प्रयोग करेंगे, यदि वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो सब्जेक्ट के अनुसार वोज वर का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद में बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग का, फिर इसके बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय आएगा, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। आपको ये बताया कि बीइंग के साथ जब थर्ड फॉर्म आ जाएगी तो मुख्य क्रिया के साथ में जो है किया जा रहा, जैसे उसे पीटा जा रहा, कोई भी काम जो है उस किसी भी काम के किए जा रहे की, यानी किए जाने की, लगातार जारी होने की जो सेंस होती है वो प्रकट हो। जैसे उसे पीटा जा रहा है, उसे सिखाया जा रहा है, उसे पीटा जा रहा था, उसे सिखाया जा रहा था, ऐसा कहा जा रहा था, पाठ पढ़ाया जा रहा था, खाना बनाया जा रहा था, या पाठ पढ़ाया जा रहा है, खाना बनाया जा रहा है। इस प्रकार से जो सेंटेंस होंगे हिंदी में, तो आप समझ जाइए ये पैसिव फॉर्म में है, पैसिव वॉइस में है। और अगर जा रहा है वाक्य के अंत में जुड़ा हुआ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है। अगर जा रहा था या जा रहे थे या जा रही थी, ऐसे ये शब्द आ जाए, उसे पीटा जा रहा था, उसे पढ़ाया जा रहा था, इस टाइप से, तो वहाँ पे क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है। और बीइंग के साथ में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये भी आपको नोट कर लेना। अगर कभी भी कोई सेंटेंस ऐसा आ जाए जिसमें एरर ढूंढनी है तो सब्जेक्ट के बाद अगर इज आर एम या वोज वर्ब में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो आपको ध्यान ये रखना है, फिर इसके बाद बीइंग आ गई तो ऐसी कंडीशन में जो है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बीइंग के बाद में। फिर ठीक है, फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे, न ही सेकंड फॉर्म लिखेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। तो आइए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है ये भी आपको बता दें। ऐसी कंडीशन में कार्य जो है दूसरों के द्वारा किया जाता है, न कि कर्ता द्वारा खुद किया जाता है। यानी काम को प्राथमिकता दी जाती है, कर्ता को प्राथमिकता नहीं दी जाती है ऐसे में। जैसे हमें पढ़ाया जा रहा था, हमें पढ़ाया जा रहा था, यहाँ पे पढ़ने का काम जो है खुद, यानी पढ़ाने का जो काम है हमें तो नहीं कर रहे, ये पढ़ाने का काम नहीं कर रहे, बल्कि पढ़ाने का काम किया जा रहा है इनको, यानी हमें पढ़ाने का काम जो है किया जा रहा है। किसके द्वारा ये कोई ज्ञात नहीं है, ये कोई निश्चित नहीं है कि किसके द्वारा किया जा रहा है, लेकिन यहाँ काम दूसरों के द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या कहेंगे कि ये पैसिव वॉइस में है। लेकिन जो भी टेंस है इसका, जैसे हमें पढ़ाया जा रहा था, यहाँ पे क्या होगा, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस होगा। लेकिन अगर होता हमें पढ़ाया जा रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस हो गया। तो यहाँ से ट्रांसलेट कैसे करेंगे, हमें पढ़ाया जा रहा था, हमें की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे था के लिए क्या आ जाएगा, वर, फिर जा रहा, इसके लिए क्या लगा देंगे, बीइंग, फिर पढ़ाने की तरफ आ जाएगी टॉट, और बाद में फुल स्टॉप। अगर ये होता हमें पढ़ाया जा रहा है तो क्या कहते, वी, फिर इसके बाद आर आ जाता, फिर इसके बाद बीइंग, और फिर आ जाता टॉट, और बाद में फुल स्टॉप। अगर यहाँ कहा होता हमें नहीं पढ़ाया जा रहा था, हमें नहीं पढ़ाया जा रहा था, या हमें पढ़ाया नहीं जा रहा था, तब ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, तब जो है आपको सबसे पहले जो है हमें आ गया, पैसिव सब्जेक्ट है ये हमें, फिर इसके बाद में वर आ गया, वर के बाद में जो है फिर नोट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे नोट लिखेंगे, नोट, फिर इसके बाद में बीइंग, फिर टॉट। अगर कहते क्या हमें पढ़ाया जा रहा था, क्या हमें पढ़ाया जा रहा था, तब ऐसी कंडीशन में क्या और था, इन दो वर्ड की अंग्रेजी के लिए सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस में वोज या वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज आर एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ स्टार्टिंग में क्या जाता, क्या के लिए क्या आता, वर, फिर वी, फिर बीइंग, फिर टॉट, और बाद में क्वेश्चन मार्क। ये भी आपको रूल फॉलो करना है। नेक्स्ट, उसे गणित पढ़ाया जा रहा है, तो ये ध्यान रखिए कौन से टेंस का पैसिव वॉइस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ यानी गणित पढ़ाने का काम उन्हें नहीं कर रहे, बल्कि इन्हें तो गणित पढ़ाया जा रहा है किसी और के द्वारा, गणित पढ़ाने का काम किसी और के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये पैसिव वॉइस में है। तो यहाँ सबसे पहले उन्हें की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दे, लेकिन यहाँ दे क्या प्लूरल है, इसलिए है कि अंग्रेजी के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर, दे आर, उन्हें है। फिर जा रहा की क्या हो जाएगी, बीइंग, फिर पढ़ाया यानी थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, टॉट, फिर मैथमेटिक्स, दे आर बीइंग टॉट मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे जो है अगर वाक्य में क्या उन्हें गणित नहीं पढ़ाया जा रहा है ये होता, तो आपको सेंटेंस की स्ट्रक्चर ध्यान रखनी है कि वाक्य टैग टाइप का या डब्ल्यूएच टाइप का है, उसी के अनुसार सेंटेंस को
बनाना है। तो यहाँ अगर क्या स्टार्टिंग में आता, क्या उन्हें गणित पढ़ाया जा रहा है, तो स्टार्टिंग में ये आने से क्या और है, इन दोनों वर्ड की अंग्रेजी के लिए स्टार्टिंग में जो ये आर यहाँ दे के बाद है, ये पहले यहाँ पे आ जाता। क्या होता? आर, दे, फिर बीइंग टॉट, फिर मैथमेटिक्स। नेक्स्ट जो बीइंग का अर्थ है वो हो रहा यानी होना या बनना के अर्थ के लिए, होना, बनना या हो रहा के अर्थ में होता है। किस कंडीशन में? जब किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में या किसी के भी मतलब कायम कोई परिवर्तन हो रहा, किसी की स्थिति में कोई परिवर्तन है। कहने का तात्पर्य है कि जब कोई परिवर्तन हो रहा हो, तब ऐसी कंडीशन में बीइंग के साथ में फिर एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे यहाँ कहा है इसमें व्हाई वर यू बीइंग सो फ्यूरियस। व्हाई का अर्थ क्या है यहाँ पे? क्यों। वर यानी यहाँ पे थे, यू तुम, बीइंग हो रहे, सो इतने, फ्यूरियस क्रोधित, आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे थे, आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे थे। अब यानी यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे किसी के व्यवहार में यानी व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, वो क्रोधित हो रहा है। इसलिए व्यवहार में परिवर्तन होने के लिए भी यहाँ पे या कोई भी परिवर्तन होने के लिए बीइंग का प्रयोग करते हैं होने के अर्थ में। ठीक है, जैसे यहाँ कहा वह अमीर हो रहा है, वह अमीर हो रहा है, तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ही। हमें सेंटेंस का जो टेंस है वो भी ध्यान रखना है। अगर यहाँ होता है वह अमीर हो रहा था, तो ही के साथ वो आ जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है आया हुआ है, इसलिए ही के साथ क्या आ जाएगा? इज। ही इज। फिर हो रहा की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? बीइंग। फिर रिच, रिच का अर्थ क्या है? अमीर, वह अमीर हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, किसी की जो विशेषता है उस विशेषता में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे इसलिए बीइंग के साथ हमने एडजेक्टिव लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए, ही इज बीइंग पुअर, वह गरीब हो रहा है, वह गरीब हो रहा है, तो ही इज बीइंग पुअर, वह गरीब हो रहा है। अगर कहते क्या वह गरीब हो रहा है, तो स्टार्टिंग में क्या आ जाता? इज, फिर इसके बाद में ही, फिर इसके बाद में बीइंग होता, फिर इसके बाद में पुअर और बाद में क्वेश्चन मार्क हो जाता। नेक्स्ट कहा है वाई आर यू बीइंग सो वीक, आप इतने कमज़ोर क्यों हो रहे हो, आप इतने कमज़ोर क्यों हो रहे हो। अब यहाँ स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, व्यवहार में नहीं, स्थिति में। पुअर से भी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन व्यवहार में आप इतना नाराज़ क्यों हो रहे हो, आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हो, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, तो यहाँ व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए, वाई आर यू, आप क्यों हो, बीइंग हो रहे, सो का अर्थ यहाँ पे है इतने, वीक का अर्थ है कमज़ोर, आप इतने कमज़ोर क्यों हो रहे हो। तो यहाँ हो रहे के अर्थ के लिए बीइंग का प्रयोग हुआ, यानी जब कोई परिवर्तन हो रहा हो, व्यवहार में परिवर्तन हो रहा हो या फिर किसी कार्य में कोई परिवर्तन हो रहा हो। नेक्स्ट है ही इज बीइंग वैगबॉन्ड, वह आवारा हो रहा है, वह आवारा हो रहा है, व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? ही इज बीइंग वैगबॉन्ड। अगर कहते वे आवारा हो रहे हैं, तो क्या हो जाता? दे आर बीइंग वैगबॉन्ड, ये कह देते हैं। अब यहाँ वैगबॉन्ड जो है आवारा हो गया। नेक्स्ट बीइंग का जो यूज़ है वो होने के नाते और की वजह से के अर्थ में होता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? जब बीइंग का अर्थ जो है होने के नाते किया जाएगा, तब ऐसी कंडीशन में इसके लिए नाउन होगा। क्या होगा? नाउन, यानी मित्र होने के नाते, या आपका भाई होने के नाते, एक अध्यापक होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते, एक पिता होने के नाते। आप समझ रहे हैं? यानी जब बीइंग का अर्थ होने के नाते होगा, तब इसके साथ में बीइंग के साथ में नाउन दिया होगा। क्या होगा? नाउन दिया होगा। जैसे यहाँ पे ये कहा है आपका मित्र होने के नाते मैं यहाँ आया हूँ, आपका मित्र होने के नाते मैं यहाँ आया हूँ। तो यहाँ जब हम इसका अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो आपको ध्यान ये रखना है, सबसे पहले होने के नाते इसकी अंग्रेजी स्टार्टिंग में आ जाएगी बीइंग। क्या आ जाएगी? बीइंग। फिर इसके बाद में आपका मित्र, तो क्या आएगा? योर फ्रेंड, बीइंग योर फ्रेंड, आपका मित्र होने के नाते। अब यहाँ योर फ्रेंड से पहले एन ओ डी या द, ये आर्टिकल नहीं आता है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इससे पूर्व जो है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। जब पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए यहाँ पे और उसके बाद में फिर ये हमारा नाउन है, तो यहाँ पे जो है किसी भी कीमत पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ये भी आपको नोट कर लेना है। जैसे आपका मित्र होने के नाते, तो क्या होगा? बीइंग योर फ्रेंड, आपका मित्र होने के नाते। फिर इसके बाद में मैं यहाँ आया हूँ, ये जो दिया हुआ है सेंटेंस, ये पहचानिए। इसके बाद में जो सेंटेंस है इसका टेंस क्या है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो आई के मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? आई के साथ हैव आ जाएगा, फिर आने के थर्ड फॉर्म कम, फिर आ जाएगा हियर, आई हैव कम हियर, मैं यहाँ आया हूँ। आपको ये भी बता दें, जब वाक्य की ऐसी संरचना होती है आपका मित्र होने के नाते मैं यहाँ आया हूँ, तब ऐसी कंडीशन में सेंटेंस में कोई प्रयोजन होता है, यानी कोई उद्देश्य होता है, किसी भी कार्य को करने का कोई उद्देश्य होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है
लेकिन जब बीइंग का अर्थ की वजह से हो तो की वजह के लिए यहाँ पे एडजेक्टिव भी आ सकता है और इसके लिए नाउन भी आ सकता है। लेकिन अंतर क्या होगा, की वजह से इसमें कोई कारण दिया होता है, किसी भी काम के होने या न होने का कोई कारण दिया होता है की वजह से के अर्थ में। उसमें एडजेक्टिव भी हो सकता है और उसमें नाउन भी हो सकता है, और इसमें दोनों भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी और नाउन भी। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहाँ का है व्यस्त होने की वजह से मैं स्कूल नहीं आया, व्यस्त होने की वजह से। तो यहाँ पे व्यस्त और होने की वजह से, सबसे पहले होने की वजह से यानी की वजह से, तब क्या लगाएंगे, बीइंग। क्या हो जाएगा, बीइंग। फिर बिजी, BUSY, और ये बिजी जो है ये व्यस्त जो है ये एडजेक्टिव है, और मैंने आपको कहा है एडजेक्टिव से पूर्व जो है आर्टिकल ए एन और द नहीं आएगा यदि एडजेक्टिव के साथ में कोई नाउन नहीं दी हुई है। देखिए अगर एडजेक्टिव सिंगल है तो इसके पूर्व आर्टिकल ए एन और द ये नहीं आया, इसे द भी बोलते हैं और दी भी, ये अलग कॉन्सेप्ट है इसका, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब यहाँ पे बीइंग होने की वजह से क्या होगा, बीइंग होने की वजह से बिजी व्यस्त, मैं स्कूल नहीं आया, तब ये टेंस पहचानने हैं, ये कौन से टेंस का वाक्य है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं के अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई, फिर आई के साथ आएगा डिड, फिर इसके बाद आएगा नॉट, फिर आने की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी कम, और उसके बाद फिर आ जाएगा टू, उसके बाद में स्कूल, और सबसे लास्ट में आ जाएगा फुल स्टॉप। जिसे यहाँ कहा वहाँ होने की वजह से वह पकड़ा गया। अब होने की वजह से स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, बीइंग, फिर वहाँ की अंग्रेजी क्या आ जाएगी, डियर, फिर वह पकड़ा गया। अब यहाँ पकड़ने का काम वह ने नहीं किया, वह तो पकड़ा गया किसी और के द्वारा। तो ये हमारा कहीं में ये पैसिव वॉइस में है, कौन सा टेंस का, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है पैसिव वॉइस। तो क्या आ जाएगा, ही वॉज कॉट, वह पकड़ा गया। अगर गिरफ्तारी की बात होती तो अरेस्टेड हो जाता, यहाँ पे एच स्मॉल नहीं स्मॉल बनेगा, ही वॉज कॉट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगी, बीइंग और बीइंग के बाद में एडजेक्टिव, जैसे पहले बताया जा चुका है इसमें। जैसे बहादुर होने की वजह से उसने उन्हें बचाया, बहादुर होने की वजह से उसने उन्हें बचाया, तो कैसे कहेंगे, बीइंग ब्रेव, बहादुर होने की वजह से। फिर उसने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही, फिर शेव्ड, बचाया, दैम, उन्हें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, ये स्ट्रक्चर हो जाएगी। नेक्स्ट है, कमरे में होने की वजह से उन्हें नहीं सुना। अब यहाँ पे इसमें कमरे में, यहाँ कमरा तो क्या हमारा नाउन है, लेकिन कमरे में कहा, कमरे में, कुर्सी पर, तो ऐसे जब स्ट्रक्चर होती है तब ये नाउन फ्रेज हो जाता है। क्या हो जाता है, नाउन फ्रेज, नाउन नहीं नाउन फ्रेज, यानी कमरे में होने की वजह से, तब इसका क्या हो गया यहाँ पे, कमरे में होने की वजह से। तो क्या हो जाएगा, बीइंग इन द रूम, कमरे में होने की वजह से उन्हें नहीं सुना, उन्हें की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दे। अब यहाँ जो कहा है उन्हें नहीं सुन सका, अगर ये होता उन्हें नहीं सुन सका ये होता तो क्या होता, दे कुड नॉट हियर। लेकिन अगर यहाँ होता उन्हें नहीं सुना, तब यहाँ पे कुड के स्थान पर आ जाता डिड, दे डिड नॉट हियर, तब ये होता। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, बूढ़ा व्यक्ति होने की वजह से उसने तुम्हें कुछ नहीं बोला। अब यहाँ पे देखिए बूढ़ा और व्यक्ति, यानी बूढ़ा भी एडजेक्टिव आ गया, फिर इसके बाद में क्या आ गया आपका, व्यक्ति नाउन है, तो ये इस कंडीशन में हमारा एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम कर गया। तो यहाँ क्या कहेंगे इसे, बूढ़ा व्यक्ति होने की वजह से, होने की वजह से के लिए अंग्रेजी क्या हो जाएगी, बीइंग, क्या हो जाएगी, बीइंग, फिर एन ओल्ड मैन, बीइंग एन ओल्ड मैन। हम यहाँ पे क्या कहेंगे, बूढ़ा व्यक्ति होने की वजह से वह तुम्हें कुछ नहीं बोल सका, या उसने तुम्हें कुछ नहीं बोला। अब यहाँ भी दो कंडीशन होगी, अगर कहते वह तुम्हें कुछ नहीं बोल सका तो क्या आ जाता, कुड नॉट स्पीक यू एनीथिंग, लेकिन कुछ नहीं बोला, तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ही के साथ डिड नॉट स्पीक यू एनीथिंग। नेक्स्ट है, दूसरे टाइप में ये भी बना सकते हैं आप अगर नथिंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग एन ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति होने के वजह से, ही वह, फिर स्पोक बोला, यू तुम्हें, फिर नथिंग लगा देंगे बाद में, नथिंग कुछ नहीं। तब ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, अगर नथिंग आप यूज कर रहे हैं तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसकी अफ्रेड ऑफ बीइंग और प्लस मैनुअल की थर्ड फॉर्म। तो इसका जो अर्थ होगा का डर होना, का डर होना। जैसे यहाँ का है उन्हें पकड़े जाने का डर था, उन्हें पकड़े जाने का डर था। तब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखनी है और उसका टेंस देखना है कौन सा, फिर सब्जेक्ट देखना है। अब यहाँ उन्हें और था आया हुआ है, तो उन्हें की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दे, दे के साथ क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा, यानी उन्हें था। फिर अफ्रेड,
यानी वे थे भयभीत, वे थे भयभीत, यह अर्थ हो जाएगा। फिर पकड़े जाने के, अब यहाँ पकड़े जाने के, अब यहाँ पकड़ने का काम उन्हें थोड़ी कर रहे हैं, यानी उन्हें को तो पकड़ा जा रहा है किसी और के द्वारा, और इन्हें डर था पकड़े जाने का, तो यहाँ पकड़े जाने का जो है, पकड़ने का जो काम है किसी और के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए थोड़ा पैसिव फॉर्म में हो गया था। तो यहाँ इस टाइप में जो है अफ्रेड के बाद में जब ऑफ आएगा तो बीइंग लगाएंगे, और बीइंग के बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उन्हें पकड़े जाने का डर था, तो क्या हो जाएगा, दे वर अफ्रेड ऑफ, यानी वे थे भयभीत, बीइंग अरेस्टेड, पकड़े जाने से या गिरफ्तार हो जाने से, ये इसकी अंग्रेजी हो जाएगी। अगर ये कहते उन्हें पकड़े जाने का डर नहीं था, तब क्या कहते, दे वर के बाद में नोट आ जाता, दे वर नोट अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड। अगर ये कहा होता क्या उन्हें पकड़े जाने का डर नहीं था, तब ऐसी कंडीशन में क्या और था कि अंग्रेजी के लिए स्टार्टिंग में वर आ जाता, यानी यहाँ जो वर है ये यहाँ पे आ जाता है दे से पूर्व, वर, फिर इसके बाद में दे, फिर इसके बाद में अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, और बाद में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है मोहन को फेल हो जाने का डर है। अब यहाँ मोहन को डर है, तो यानी मोहन भयभीत है, तो क्या कहेंगे, मोहन इज अफ्रेड, मोहन है भयभीत। फेल हो जाने से, तो ऑफ बीइंग का प्रयोग कीजिए, ऑफ बीइंग, फिर इसके बाद में फेल होने की थर्ड फॉर्म फेल, यानी असफल हुआ। तो इस प्रकार आप ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट जो है सबसे लास्ट जो स्ट्रक्चर है, यानी एक तो एक्टिव पार्ट होगा एक्टिव वॉइस में, फिर दूसरा पैसिव पार्ट होगा, और जो पैसिव पार्ट है वो बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म के साथ प्रयोग होगा, तब उसका वाक्य में हिंदी अनुवाद कैसा होगा, यानी वाक्य का जो हिंदी अनुवाद है वो कैसा होगा, और अंग्रेजी में उसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे ये भी देखिए। जैसे ये एग्जांपल लीजिए, उन्हें डांटा जाना पसंद नहीं है। अब यहाँ पे इसमें बात, दो बात हो गई, एक तो उन्हें पसंद नहीं है, उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन पसंद क्या नहीं है, डांटा जाना। यहाँ जो डांटा जाना है ये काम जो है उन्हें के द्वारा नहीं हो रहा, बल्कि किसी और के द्वारा किया जा रहा है, और किसके लिए, उन्हें के लिए किया जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट समझिए आप इसका, डांटने का काम यहाँ उन्हें नहीं कर रहा है, बाकी किसी और के द्वारा डांटने का काम जो है उन्हें पसंद नहीं है इस सब्जेक्ट को। तो ठीक है, तो इसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले उन्हें और पसंद नहीं है, ये तो एक्टिव पार्ट हो जाएगा, स्टार्टिंग में बनाएंगे, और जैसा भी हमारा टेंस है, जिस भी टेंस में हमारा सेंटेंस है उसी का रूल आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे उन्हें पसंद नहीं है, यानी वे पसंद नहीं करते हैं, तो सबसे पहले उन्हें की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दे के साथ में डू नॉट आ जाएगा, दे डू नॉट, फिर ये डोंट भी कह सकते हैं आपसे, लाइक, दे डू नॉट लाइक, वे पसंद नहीं करते या उन्हें पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है, डांटा जाना, तब ऐसी कंडीशन में देखिए डांटा और जाना, ठीक है, ऐसी कंडीशन में फिर बीइंग स्कोल्डेड का प्रयोग करेंगे, बीइंग स्कोल्डेड, डांटा जाना, बीइंग प्लेड खेला जाना, बीइंग संग गाया जाना, बीइंग चीटेड ठगा जाना, बीइंग स्पोकन बोला जाना, ऐसे बोलेंगे। जैसे कहा मुझे झूठ बोला जाना पसंद नहीं है, यानी झूठ बोलने का काम मुझे नहीं कर रहा है, बल्कि किसी और के द्वारा झूठ बोलने का काम जो है वो इसे पसंद नहीं है। तो यहाँ पे टेंस पहचानना है, मुझे पसंद नहीं है, क्या कहेंगे, आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है। फिर बीइंग टोल्ड ए लाई, झूठ बोला जाना, अगर कहा होता मुझे झूठ बोला जाना पसंद नहीं था, यानी बीते समय की बात कर रहा है, तब क्या कहते हैं, तब आई के साथ में डिड नॉट आ जाता, आई डिड नॉट लाइक, फिर बीइंग टोल्ड अ लाई। तो इस प्रकार जो है आप बीइंग का प्रयोग करना सीख गए होंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा को नॉलेज हो। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।